नमस्कार, मैं शिवप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत की नई पेशकश हेलो डॉक्टर। कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, जान है तो जहान है। जिंदगी का मजा आप तभी ले सकते हैं जब आपकी सेहत सही हो, लेकिन जब हमारी सेहत खराब होती है तब हमारे लिए भगवान कौन होता है? एक डॉक्टर। इसलिए हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे हेल्थ एक्सपर्ट से और आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट इन्फेक्शन के बारे में, चेस्ट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निधा चौधरी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू शिवप्रिया। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि चेस्ट से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। सबसे पहले मैं जो चर्चा का विषय करना चाहती हूँ वो ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में करना चाहती हूँ। ब्रोंकियल एस्थमा के बारे में इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं हमारे जो ओपीडी में आते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि वो ब्रोंकियल एस्थमा से जूझ रहे हैं। ब्रोंकियल एस्थमा क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जिससे जो हमारी एयरवेज होती हैं फेफड़ों की, वो नैरोड हो जाती हैं और वो सूज जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है उनका, जिसकी वजह से चेस्ट टाइटनेस, सांस लेने में बीमारी, खांसी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं लोग उससे पीड़ित होते हैं। इस केस में जो पेशेंट आते हैं उन्हें पता ही नहीं होता, क्योंकि ये बीमारी जो होती है वो वेरिएबल होती है, जैसे बहुत सालों से होती है। तो कुछ टाइम के लिए ये बीमारी रहती है, फिर उसके बाद ठीक हो जाती है अपने आप ही, और फिर होती है क्योंकि इसमें ऐसे कोई ट्रिगर्स फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, जैसे कि डस्ट हो गई, स्मोक हो गई, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे हमें पता ही नहीं होता, हमारे घर में ही पेट्स हो गए, और ये मोल्ड्स हो गए, घर में जो सीलन होती है, होम डस्ट, हाउस डस्ट होती है, इन सब चीज़ों की वजह से ये ट्रिगर करती है और फिर उसके बाद हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे कोविड का प्रॉब्लम चल रहा था, तो अभी जिस तरीके से कोविड ख़त्म हो गया है और लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके बहुत ही निश्चिंत हो गए हैं कि अब कोविड दोबारा नहीं आएगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहती हैं कि क्या कोविड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है या अभी भी उसके लक्षण कुछ बचे हुए हैं? अब हमारा 2019 में हम सबको पता था एक नया वायरस आया था, उसे कोविड-19 न्यूमोनिया कहते हैं। उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। उससे बहुत सारे लोगों में मोर्टेलिटी, बहुत सारे लोग मरे, जानलेवा उन लोगों ने, ऐसे यंग लोग मरे जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी। पूरे देश को उसने हिला के रख दिया। अब उसकी वजह से जो हमारा जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अभी भी ऐसी चीज़ें हैं ठीक होने के बावजूद भी जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो लंग्स पे अफेक्ट करता है। लंग्स में जो निमोनिया जिनको सीवियर हुआ था उनमें क्या हो जाती है, सुकड़न हो जाती है, लंग्स सुकड़ जाते हैं। हमारी भाषा में उसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, उनमें बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं उनको दिमागी तौर से भी उन्हें बहुत अफेक्ट हुआ था, जैसे कि बहुत सारे लोग एंजाइटी के शिकार हुए, डिप्रेशन के शिकार हुए, पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हुए। तो दिमाग पे भी असर हुआ और हार्ट पे भी असर हुआ। आजकल हम देख रहे हैं जो यंग अडल्ट लोग हैं उनको भी हार्ट डिजीज़ेस और स्ट्रोक की बीमारी वो देख रहे हैं, मतलब उन लोग को हो रही है। वो क्यों हो रही है? जो पहले न्यूमोनिया हुआ था कोविड-19, वो अब जो है उन लोगों को जो कोविड-19 हुआ था उसकी वजह से ये सारी कॉम्प्लिकेशन, उसे हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस कहते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? अब इन सब चीज़ों को, जैसे जो सांस की परेशानी है जिनको, तो उसमें हम एडवाइस कर सकते हैं इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्या होती है? उसमें वो हम एक एक्सरसाइज होती है जिसमें एक तीन बॉल्स होती हैं और उसको हमें फूंक मारना होता है। तो जितने ज़ोर से हम पहले उसमें हम इन्हेल करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से हम लंग्स की इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ के साथ, योगा के साथ। और दूसरी चीज़, जो जिनको डिप्रेशन के शिकार हैं, एंजाइटी के शिकार हैं, उन सारी केसेस में हम बिहेवियर थेरेपी या जो साइकोलॉजिस्ट है उनके पास भी भेज सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, जो वो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये एक कोविड-19 जो है हमारी जो ब्लड वेसल होती है उसकी लाइनिंग को भी अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से खून का थक्का बढ़ने की वजह से हमें एक बीमारी हुई जो एकदम से सांस लेने में परेशानी होती है, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ऑल ऑफ अ सडन एंड इट इज़ एकदम से हो गई और वो बहुत एक्यूट होती है, मतलब कि पता भी नहीं चलता कि क्यों सांस फूल रही है।
तो ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं जो लोग अभी भी कोविड-19 के वजह से परेशान हो रहे हैं और जूझ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप इस चीज़ को सीरियसली लें, अपनी मेंटल हेल्थ को, फिज़िकल हेल्थ को ये ना सोचें कि हम क्यों डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, या हमारे साथ ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो इसका कोई ना कोई रीज़न है और अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करें। अगर वो सांस की परेशानी है तो अपने पल्मोनोलॉजिस्ट से मिलें, और बाकी जो हार्ट की अगर उन्हें कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो अपने स्पेशलिस्ट से जाके कंसल्ट करें। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि चेस्ट से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनमें सबसे खतरनाक समस्या कौन सी है जिसके बारे में लोग ज़्यादा अवगत नहीं हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि उनके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। चेस्ट में ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो बहुत ख़तरनाक हो जाती हैं अगर हम उनका सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं लेते। जैसे कि पहले मैं आपको बता रही थी ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, उसमें क्या होता है कि लोग ट्रीटमेंट लेने में झिझकिचाते हैं, मतलब हेजिटेट करते हैं। जैसे कि उन्हें मालूम है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एक्सेप्टेंस ही नहीं होता लोगों के अंदर कि उनको ये बीमारी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है हमारे इस पेशेंट में, प्लान ऑफ एक्शन बताना होता है, इस बीमारी के बारे में बताना होता है कि ये तो आपको बीमारी है, इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। दूसरी चीज़, कौन कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो इस बीमारी को बढ़ाते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करना होता है। जैसे कि एयर पॉल्यूशन, आउटडोर और इंडोर एयर पॉल्यूशन, दूसरा इन्फेक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, और बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, डस्ट, स्मोक, एनी टाइप ऑफ डस्ट एंड स्मोक। तो ऐसे बहुत कोल्ड एक्सपोजर, तो लोग ज़्यादातर जैसे ठंडी चीज़ों में हम हमेशा इनक्लोज्ड, इतनी गर्मी में हम इनक्लोज्ड एरिया में रहते हैं तो एकदम ठंड से हमें हवा मिलती है, एकदम डायरेक्ट कोल्ड एक्सपोजर होता है। तो उस केस में वो सारी चीज़ें, सिम्टम्स जो होते हैं वो ट्रिगर करते हैं, और लोग जो होते हैं ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते। क्यों लेना नहीं चाहते? क्योंकि उन्हें एक मिथ है कि वो इन्हेलर्स नहीं लेना चाहते। हमें आदत पड़ जाएगी अगर हम लॉन्ग टर्म इन्हेलर यूज़ करेंगे, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इन्हेलर्स टाइम पे यूज़ करेंगे और अपने डॉक्टर को टाइमली कंसल्ट करेंगे तो ये जो एग्जर्बेशन, मतलब जब हम ये ऐसी बीमारी ना बन जाए जब वो कंट्रोल ही ना हो पाए। जैसे कि तुमने शिवप्रिया मुझसे पूछा कि ये कब, ऐसी कौन सी बीमारी है, तो ये एक्यूट एग्जर्बेशन ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है अगर हम इसका टाइमली ट्रीट ना करें। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो मेरे पास आते हैं, वो जो टेक्निक होती है, इन्हेलर की टेक्निक होती है, वो सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। तो मैं उनको एडवाइस करती हूँ सबसे पहले कि वो इन्हेलर सही तरीके से लेना सीखें और जो एलर्जेंस हैं उनको अवॉइड करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट लेना, अपने रिस्क जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं उनसे दूर रहना, और तीसरा टाइम जो इन्हेलर टेक्निक है उसको सही तरीके से लेना और रेगुलरली लेना। और अगर नहीं लिया तो इट में लीड टू एक्यूट एग्जर्बेशन, मतलब ऐसी बीमारी जो जानलेवा हो सकती है। ये हमारा ब्रोंकियल एस्थमा के केस में है। दूसरा जो होती है लंग इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया। आप लोगों ने बहुत आम सी लैंग्वेज है जो लोग ज़्यादातर जानते हैं कि निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जो एक टाइम के बाद इतनी बढ़ जाती है कि मरीज़ वेंटिलेटर तक पहुंच जाता है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इन सब के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे COPD के क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? स्मोकिंग, आउटडोर एक्सपोजर ऑफ डस्ट, बायोमास फ्यूल। जो फीमेल्स होती हैं उन वो चूल्हा, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी जो फीमेल्स हैं वो प्लीज़ चूल्हा अवॉइड करें, क्योंकि चूल्हे पे रोटी पकाने से या कुछ भी करने से एक ऐसी बीमारी से जूझना पड़ता है लेटर ऑन, जो हम उस चीज़ को बाद में वो जानलेवा हो सकती है। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि ऐसी चीज़ें ना करें जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी चीज़ें ना करें जो बाद में जानलेवा पड़ जाएं, लंग्स को अफेक्ट कर जाएं और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएं। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्मोकिंग जैसे आजकल काफ़ी ट्रेंड में, तो स्मोकिंग किस हद तक चेस्ट को नुकसान पहुँचाता है और अल्कोहल किस हद तक चेस्ट को नुकसान पहुँचाता है? कंपैरेटिवली हमारा जो स्मोकिंग है, आजकल बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मोकिंग आ रहे हैं, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग, वेप स्मोकिंग। अभी एक मैंने देखा
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी मार्केट में आ गया है। दैट इज़ वेप स्मोकिंग। तो ऐसी टाइप ऑफ सिगरेट्स आ रही हैं। लोग क्या करते हैं, स्मोकिंग क्विट करने के लिए वेप का इस्तेमाल करते हैं, ई सिगरेट्स का इस्तेमाल करते हैं स्मोकिंग क्विट करने के लिए। उनको ये लगता है कि अगर वो स्मोक कर रहे हैं, वेप करेंगे तो वो उसके पास आए, वेप से उनका स्मोकिंग की आदत कम हो जाएगी। मगर वेप भी इक्वली उतना ही इन्फेक्शन क्रिएट करता है जितना कि स्मोकिंग। तो हमें वेप भी नहीं करना है। अगर स्मोकिंग कम करनी है तो उसके लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि पैचेस, निकोटीन पैचेस होते हैं, च्युइंगम्स होती हैं, इन्हेलर्स होते हैं एंड कुछ मेडिसिन्स होती हैं। जिस प्रकार से सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्मोकिंग क्विट करने से बिहेवियर, सबसे एक्सेप्टेंस कि हाँ मुझे अब से स्मोकिंग क्विट करनी है, क्योंकि ये एक टाइम के बाद हमारे लंग्स में बहुत प्रकार की बीमारियां खड़ी कर सकती है, जैसे कि लंग कैंसर, जैसे कि टीबी, जैसे कि इन्फेक्शंस। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ कोई भी बैड हैबिट्स में आप लोग ना पड़ें और किसी भी प्रकार की स्मोक करने वाली, कुछ लोग ड्रग्स स्मोक करके लेते हैं, तो ये सब लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं। आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और मार्केट में अभी कुछ वो ड्रग्स वगैरह ऐसे आते हैं जो हम नोज़ के थ्रू इनहेल करते हैं, तो वो कितना हार्मफुल है? जितनी भी कोकेन हो गया जो आप कहना चाह रहे हैं, मैरिजुआना हो गया, कोकेन हो गया, ये सारी चीज़ें एक टाइम के बाद एक तो इनकी आदत पड़ जाती है, फिर वो छूटती नहीं है, और दूसरे वो साइकोलॉजिकली हैम्पर हो जाते हैं, मेंटली भी अफेक्ट पड़ता है उसको, और फिर ऐसी बीमारियां होती हैं लंग्स की, जैसे कि कैंसर मैंने अभी बताया था आपको, जैसे कि इन्फेक्शंस मैंने अभी बताए थे। और उस पॉइंट पे उन्हें दवाई देने पे भी उन्हें कोई अफेक्ट नहीं होता। पेशेंट एग्रेसिव होने लगता है और वो एजिटेटिव होने लगता है कि गुस्से में आ जाता है, इम्पल्सिव हो जाता है कि भाग रहा है। तो ऐसी चीज़ें ना लॉन्ग टर्म के इनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं और वो अपना आपा खो देते हैं। तो ये मेंटली भी ये अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है, और दूसरा हमारे जो पूरे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लंग्स हुआ, हार्ट हुआ, ब्रेन हुआ, इन सब ड्रग्स का अफेक्ट होता है। चलते चलते मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स अगर देना चाहें तो। मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो आए, आप पहचानिए उन प्रॉब्लम्स को, चाहे वो लंग्स से रिलेटेड हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, उन बीमारियों को पहचानिए और प्लीज़ अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये जो अदर टाइप्स ऑफ स्मोक्स हो गए, वो प्लीज़, क्योंकि यंग लोग आजकल ये बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आफ्टर सम टाइम्स हमारी बॉडी, सिर्फ लंग्स पे ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी पे अफेक्ट पड़ता है और वो फिर हमारे साथ जानलेवा हो सकता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो हमारे आगे का जो फ्यूचर है वो ख़राब करें। हम अभी पीयर प्रेशर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और फिर लेटर ऑन रिग्रेट करते हैं जब हम उस चीज़ को रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, क्योंकि इन सब चीज़ों का इफेक्ट जो होता है इरिवर्सिबल होता है। मतलब ये अगर हम ले रहे हैं तो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, ये ठीक नहीं हो सकता, इसको ना लेके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ ये सारी चीज़ें आप ना लीजिए, ताकि आप इन सारी इन्फेक्शंस, ये टॉक्सिन से या कार्सिनोजेंस जो हम इनहेल कर रहे हैं, उनसे आप ऑलरेडी आगे जाके अफेक्ट ना हों। हमारे जो हम नोएडा में जिस रहते हैं उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वो ऑलरेडी बहुत ख़राब है। उसका जो हम लोग जैसे शिवप्रिया, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं, मतलब जो हिमाचल में थे तो वो लोग, उनको कोई सांस की परेशानी नहीं होती थी, मगर जब वो नोएडा में शिफ्ट हुए तो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई। इवन सेम वाज विथ मी, मेरे साथ तुम्हारे साथ भी यही हुआ था कि अर्लियर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी और फिर ग्रेजुअली तुम्हें प्रॉब्लम होने लगी। तो मैं यही, क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि जो ऑलरेडी इतना पॉल्यूशन है, स्मॉग, जैसे हम ठंड में होता है तो पूरा स्मॉग हमारे पास आता है, नीचे आ जाता है, तो हम उसको इनहेल कर रहे होते हैं, तो वी आर ऑलरेडी, हम टॉक्सिन्स अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं अननोइंगली। तो आप सुपर एडेड टॉक्सिन्स और इनहेल मत करिए, मेरा यही रिक्वेस्ट है आज की जनरेशन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग आते हैं
यही सारे पेशेंट लेके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, स्टे फिट, स्टे सेफ। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।